नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वडोदरा गुजरात बेस्ड एक कंपनी की, और ये कंपनी ट्रांसफार्मर्स बनाती है। तो इस कंपनी का नाम है शिलचर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। शुरुआत करते हैं कंपनी की हिस्ट्री से। तो देखिए, लगभग 40 साल पुरानी ये कंपनी है शिलचर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, और ये इस कंपनी की स्थापना जो है वो 1986 में हुई। उस समय ये आर कोर ट्रांसफार्मर बनाते थे। अब ये आर कोर ट्रांसफार्मर थोड़ी सी तकनीकी बात है। बात ये है कि जब वो जिस तरीके से उसकी शेप होती है तो उसको आर कोर ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन हमें इतना समझना आवश्यक है कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ होती है। तो ये जो ऑडियो इक्विपमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर, या जो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आया करते थे, तो वहाँ पर ये आर कोर ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद इन्होंने 1995 में फेराइट ट्रांसफार्मर बनाया। फेराइट ट्रांसफार्मर एक दूसरी तरीके का ट्रांसफार्मर होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे मोबाइल है या चार्जर है, तो इस तरह के इक्विपमेंट में काम आते हैं। तो इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो हाई ग्रोथ एरिया की तरफ शिफ्ट किया। और ये जो इसका मतलब ये कि जो आर कोर ट्रांसफार्मर हुआ करते थे वो इतने पॉपुलर अब रह नहीं गए, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन लिमिटेड हो गई है। और जो नए जो फेराइट ट्रांसफार्मर जो हैं वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं। तो इन्होंने, और दूसरी बात ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ये जो फेराइट ट्रांसफार्मर, उसकी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली बेटर या मॉडर्न होती है। तो इन्होंने हाई ग्रोथ एरिया में शिफ्ट किया 1995 में, यानी आर कोर से फेराइट ट्रांसफार्मर बनाने में। उसके बाद 2000 में इन्होंने पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के क्षेत्र में कदम रखा। अब जो पावर ट्रांसमिशन होती है, जो बिजली उत्पादन होती है और हमारे घरों तक आती है, तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स काम आते हैं वो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कहलाते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके आगे समझेंगे आसान शब्दों में। उसके बाद 2010 में इन्होंने एक नए क्षेत्र में कदम रखा, वो है रिन्यूएबल ट्रांसफार्मर्स। अब ये रिन्यूएबल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये एक एक करके हम बात को समझते हैं। खैर, बात ये है कि ये इस कंपनी की हिस्ट्री ये बताती है कि छोटे या कम पावर वाले ट्रांसफार्मर से, बहुत ही मिनिएचर ट्रांसफार्मर से इन्होंने जो अपने आप को डेवलप किया है वो बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर, यानी पावर, ये इनके ट्रांसफार्मर इतने बड़े हैं कि किसी छोटी सिटी को ये इनका एक ट्रांसफार्मर कंप्लीट बिजली सप्लाई कर सकता है, और वो डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट हो सकता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आगे वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है। नॉर्मली आप जिन्होंने फिज़िक्स पढ़ी है वो सब जानते होंगे, लेकिन जो इस चीज़ से अनजान है कि ट्रांसफार्मर का एक्चुअली यूज़ क्या होता है, वो ये होता है कि जहाँ अल्टरनेटिंग करंट आती है, जिस तरीके का बिजली, देखिए दो तरीके की बिजली होती है। एक तो वो जो बैटरी से प्राप्त होती है, तो बैटरी वाली जो बिजली को डायरेक्ट करंट या डीसी बोलते हैं। दूसरी तरह की जो बिजली होती है वो आपके और हमारे घरों में जो हम पावर प्लग से किसी भी चीज़ को चलाते हैं, तो वो जो चीज़ होती है, वो जो बिजली हमारे घरों में आती है, उसको अल्टरनेटिंग करंट या एसी बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है वो केवल और केवल एसी में होता है, डीसी में इसका कोई उपयोग नहीं होता। तो देखिए, होता ये है कि ट्रांसफार्मर का रोल जो होता है वो कम वोल्टेज वाली सप्लाई को बड़ी वोल्टेज वाली सप्लाई में कन्वर्ट करना, या बड़ी वोल्टेज वाली सप्लाई को कम वोल्टेज वाली सप्लाई में कन्वर्ट करना। पहले इस कंपनी का हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से तरीके के ट्रांसफार्मर्स ये बनाते हैं। तो देखिए, 3 तरीके के ट्रांसफार्मर बनाते हैं। जो पहला ट्रांसफार्मर है वो है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो दूसरा तरीके का ट्रांसफार्मर है वो है रिन्यूएबल ट्रांसफार्मर्स, और तीसरा जो ट्रांसफार्मर है वो है इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर। इसके अलावा ये टेलीकॉम और जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो इक्विपमेंट रहते हैं वहाँ पर उनके एप्लीकेशंस के लिए ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया, जो आर कोर ट्रांसफार्मर या फेराइट ट्रांसफार्मर और इसी तरीके के अन्य ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन है ये उनके एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले समझ लेते हैं कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो देखिए, होता ये है कि जो एक जगह किसी, मान लीजिए कोई हाइड्रो पावर है,
ठीक है, या कोई थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे कोयले से बिजली बन रही है। अब बिजली बन रही है थर्मल पावर प्लांट में, हो सकता है आपके घर से वो 500,000 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ से जब आपके घर तक बिजली आती है तो होता ये है कि उसको पावर जनरेटिंग स्टेशन से, यानी जिस जगह से पावर जनरेट हो रही है वहाँ से बहुत हाई वोल्टेज पे उसको ट्रांसमिट करना या भेजना आवश्यक होता है। पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने का एक पर्टिकुलर कारण है कि बिजली की क्षति उसमें हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने पर कम होती है। अब जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो बिजली के जो हाई वोल्टेज होते हैं वहाँ उस लाइन में लगाए जाते हैं ताकि एक सर्टेन वोल्टेज उनका मेंटेन किया जा सके। पावर जनरेटिंग स्टेशन के बीच में मेन सब स्टेशन होते हैं। मेन सब स्टेशन जो डील करते हैं वो हाई वोल्टेज वाली पावर से डील करते हैं। तो वहाँ पर जो जिस तरह के ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इसके बाद एक सब स्टेशन आपके शहर के बाहर होता है, तो वहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वोल्टेज को जो हाई वोल्टेज से जनरेटिंग स्टेशन से जो आ रहा है उसको एक लोअर वोल्टेज पे उस सब स्टेशन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपके घरों तक जो बिजली की सप्लाई एक प्रॉपर वोल्टेज पर काम कर सके। अब आपके घरों के या मोहल्ले के आसपास भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो जो आपके शहर के बाहर के सब स्टेशन से जब आपके घरों तक जो बिजली आती है उसमें एक बार और पावर का वोल्टेज डाउन किया जाता है। तो वो जो आपके घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो बेसिकली पावर ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके घरों तक बिजली को लाने के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये रही एक कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी हुई रिन्यूएबल वाले ट्रांसफार्मर में। इनमें जो पहला कैटेगरी है वो है इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर। तो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है? तो इन्वर्टर देखिए सोलर पावर प्लांट में होता ये है कि जो डीसी पावर होती है, सोलर सेल से डीसी पावर बनती है, बैटरी वाली पावर बनती है, उसको हम इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जो आपका ग्रिड होता है, जो मेन ग्रिड होता है जहाँ से पावर की सप्लाई होती है, वो केवल जो जनरली बना रहता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी पावर को हैंडल करने के लिए बना रहता है। तो जो इक्विपमेंट डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है वो जो इक्विपमेंट होता है वो इन्वर्टर होता है। तो आपकी सोलर सेल से बिजली आई, बिजली से आपने इन्वर्टर लगाया, इन्वर्टर से वो एसी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो एसी जो होती है ना उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। तो उस ख़राब क्वालिटी की बिजली को हम डायरेक्टली ग्रिड में नहीं डाल सकते। तो उसको हैंडल करने के लिए होता ये है कि हम जो है एक इन्वर्टर के और ग्रिड के बीच में हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो उसको इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सेकंड टाइप का जो है ट्रांसफार्मर वो रहा विंड एनर्जी से रिलेटेड ट्रांसफार्मर। तो विंड एनर्जी में होता ये है कि जो बिजली बनती है उसका जो वोल्टेज होता है वो कम होता है, और जब उस बिजली को हमको ग्रिड में डालनी है तो ग्रिड में डालने के लिए हमें उसको ग्रिड की वोल्टेज पर जनरेट करना है, मतलब ग्रिड की वोल्टेज तक ले जाना है, तभी वो ग्रिड में बिजली जा पाएगी। तो इसलिए हमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एक हाइड्रो पावर ट्रांसफार्मर भी होता है। हाइड्रो पावर में वही किस्सा होता है कि वहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होता है वो कम वोल्टेज होता है, और उसको बढ़ाने के लिए और ग्रिड में डालने के लिए जो ट्रांसफार्मर काम आता है वो हाइड्रो ट्रांसफार्मर कहलाता है। तीसरे तरह के जो ट्रांसफार्मर है जिसमें ये डील करते हैं वो है इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर। तो इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर के कुछ स्पेसिफिक उपयोग होते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर हैं जो इंडस्ट्री में हाई हीट जनरेशन के काम आते हैं। पावर और रिन्यूएबल पावर से इनका जो टोटल रेवेन्यू है, यानी इस तरह के जो ट्रांसफार्मर हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 60% आता है, और बाकी इनके जो सेगमेंट्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 40% आता है। और ख़ास बात इस कंपनी की ये है कि इन्होंने स्पेशलाइज़ किया है रिन्यूएबल पावर वाले ट्रांसफार्मर में, और उसका कारण आप समझ ही होंगे कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो ट्रेडिशनल हमारे जो एनर्जी की जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वहाँ से एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, यानी उस तरह की बिजली से हम शिफ्ट हो रहे हैं कन्वेंशनल एनर्जी में। और
इनका फोकस जो है वो अप टू 50 MVA एंड 132 kV के ट्रांसफार्मर पर है, यानी कि ये इस तरह के जो ट्रांसफार्मर हैं उसमें डील करना पसंद करते हैं, बड़ी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रांसफार्मर है ये डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ग्रिड जो होता है वहाँ से हाई वोल्टेज पर बिजली की सप्लाई आती है। तो इस तरह के हैवी ड्यूटी ये ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं जो डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट हो सकें और डायरेक्टली वो किसी छोटे शहर या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई कर सकें। फिर ये जैसे मैंने बताया रिन्यूएबल एनर्जी के जो ट्रांसफार्मर है इनकी यहाँ पर ये एक्सपर्टाइज रखते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी इनकी है। पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट वाली कंपनी से या स्टेट यूटिलिटी से डील नहीं करते। उसका कारण ये है कि जो वहाँ से पैसा आना होता है वो कम आता है, यानी मतलब देर से आता है। दूसरी बात ये है कि ये क्या करते हैं, नीश एरिया में प्ले करते हैं, यानी एक जहाँ मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में ये काम करते हैं। जैसे मैंने बताया रिन्यूएबल में उसके लिए कस्टम मेड ट्रांसफार्मर बनाते हैं और ये मेड टू ऑर्डर बनाते हैं। मेड टू ऑर्डर का मतलब आपका ऑर्डर आया और मैंने उस चीज़ को आपकी स्पेसिफिकेशन के लिए तैयार कर दिया। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको ये पता है कि ये जो ऑर्डर है ना इसके लिए मुझे क्या माल मटेरियल चाहिए और ये बैक टू बैक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब उसका कारण बैक टू बैक ऑर्डर प्लेस करने से क्या फ़ायदा होता है, तो इनके जो रॉ मटेरियल की जो फ्लक्चुएशन है ना इससे ये बच जाते हैं। एक और ख़ास बात इस कंपनी की ये है कि ये जो है ये कंप्लीट ट्रांसफार्मर इन हाउस नहीं बनाते हैं। ये कुछ लो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है और रन ऑफ द मिल आइटम होते हैं। तो वो क्या है, बाहर से जैसे रेडिएटर हुआ जो ठंडक जो किसी ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के काम आते हैं, तो उन चीज़ों को ये आउटसोर्स कर देते हैं। और इन सब चीज़ों से होता ये है कि इनका जो टर्न अराउंड टाइम है ना, यानी फटाफट ये बना के दे देते हैं उस चीज़ को। आउटसोर्स मैंने कर दिया तो रेडीमेड मुझे बाहर से मिल गई। दूसरी बात जो रॉ मटेरियल है उसको मैंने बैक टू बैक ऑर्डर दे दिया। तो है ये ऑर्डर आते ही कोशिश इनकी ये होती है कि जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को मैं फुलफिल करके सामने वाले को दे दूँ और जल्दी पैसे में ले लूँ। तो आप ये समझ लीजिए जल्दी पैसे का रोटेशन यहाँ पर होता है। फिर ये इनके जो क्लाइंट्स हैं वो प्राइवेट यूटिलिटीज़ हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ को ही अवॉइड करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर लार्ज ईपीसी प्लेयर्स हैं और प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज़ हैं वो स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, हाइड्रोकार्बन जैसी जो कंपनीज़ हैं वो इनकी क्लाइंट्स हैं। अब इसमें अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो ये बेसिकली क्या है कि एक्सपोर्ट भी करते हैं और ये डोमेस्टिकली भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जो एक्सपोर्ट है वहाँ से 43% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और 57% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है। और बाहर के देशों में हो ये रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है किन्हीं कारणों से। दूसरी बात ये है यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर जो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना होता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी पहले से ये उनके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का आगमन हो गया था। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो पुराना ढांचा पुराना होता जा रहा है। तो वहाँ पर इनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। जब आप उनको रिप्लेस करेंगे तो ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट आपको होगी। फिर इंडिया में लगातार जैसे जैसे भारत ग्रो कर रहा है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और रिन्यूएबल की तरफ हम जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो डेटा सेंटर हुआ या इस तरह की जो एप्लीकेशन, जो हाई एनर्जी इंटेंसिव एप्लीकेशंस जो हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से एनर्जी की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे जो ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। फिर ये 5 कंट्रीज़ में 5 कॉन्टिनेंट में एक्सपोर्ट करते हैं। 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं यहाँ ये 25 से ज़्यादा देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो 7500 MVA है। MVA आप ये समझ लीजिए जो कैपेसिटी की यूनिट है, मेगा वोल्ट एम्पियर। और अब इसको ये अप्रैल 27 तक बढ़ाकर करीब डबल यानी 14,000 MVA करने वाले हैं। ऑर्डर बुक की बात करूं तो इनकी जो
जो करंट ऑर्डर बुक है जो FY26 में जो इनको कंप्लीट करनी है वो लगभग 750-800 करोड़ की है। टॉप 5 क्लाइंट से इनका जो रेवेन्यू है ये 58% आया है FY25 में। तो फेयरली डाइवर्सिफाइड जो इनका रेवेन्यू है, और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि लगभग आधा इनका है, आधा जो इनका रेवेन्यू आता है वो बाहर के देशों से आता है, यानी एक्सपोर्ट से आता है, यानी 43% करीब, और जो 57% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। तो जियोग्राफिकली एज वेल एज क्लाइंट वाइज भी इनका जो रेवेन्यू क्वाइट डाइवर्सिफाइड है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो पहली चीज़ ये हाई ग्रोथ एरिया है। कोई डाउट नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भारत में बढ़ने वाली है, रिन्यूएबल में शिफ्ट हम लगातार हो ही रहे हैं, और इनका जो फोकस है वो रिन्यूएबल में है। टेलर मेड प्रोडक्ट बना के देते हैं, नीश सेगमेंट में काम करते हैं। फिर 40 साल पुरानी कंपनी है। वीकनेस की बात करूं तो हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों इंडस्ट्री में, दोनों तरह की इंडस्ट्री में बड़े सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री काफ़ी फ्रैगमेंट है, छोटे बड़े हर तरह के प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में है। लेकिन जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है जहाँ पर ये एक नीश एरिया में काम करते हैं और टेलर मेड कस्टम सॉल्यूशंस जो ये प्रोवाइड करते हैं, वो इनके लिए जो इनके बिज़नेस के लिए बड़ी अच्छी बात है। दूसरी वीकनेस ये है कि जो रॉ मटेरियल है, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ट्रांसफार्मर ऑयल हुआ और कोल्ड रोल्ड ग्रेन स्टील जो हुआ, तो ये लगभग 70 से 80% जो टोटल कॉस्ट जो होती है, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट वो इनकी होती है। और इनका जैसे आप जानते हैं कि जो बेस मेटल है, उन बेस मेटल में बहुत तेज़ी आ रही है, और इनके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हालांकि ये बैक टू बैक ऑर्डर देते थे, जैसे ऑर्डर आता है वैसे ही माल के लिए ऑर्डर देते थे, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से इनका ये ऑर्डर फुलफ़िल ना हो पाए या तो इनके मार्जिन्स पर हिट आ सकता है। और ये जो कोल्ड रोल्ड जो ग्रेन्ड स्टील है, ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड स्टील होता है जो ट्रांसफार्मर के लिए काम आता है, और ये हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से जब हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो जो फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन है वो भी इनको परेशान करती है। तीसरी चीज़ ये 43% इनका जो रेवेन्यू है वो जो है वो बाहर के देशों से आता है, और बाहर के देशों में अमेरिका इनका वन ऑफ द मेजर मार्केट्स हैं। तो इशू एक तो ये है कि जो ये टैरिफ वाला जो मामला है, इससे कन्फ्यूज़न है बड़ा ज़बरदस्त। हालांकि इनके पास लगातार क्वेरी आ रही है इनके ग्राहकों से, लेकिन जब तक ये टैरिफ का मामला सुलझ नहीं जाता तब कि इनके फाइनेंशियल को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्या है कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज से 43% जो इनका एक्सपोर्ट होता है, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो ये हेज नहीं करते हैं। तो अगर कहीं भी इनको हेजिंग में नुकसान हो गया तो इनके एक तरीके से मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ता है। तो ये इनकी रही वीकनेस। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 5000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, डेट टू इक्विटी नील है, ROE जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। और उसके कारण मैंने आपको बिजनेस मॉडल में बताया कि ये जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर कंप्लीट करके पैसे लेने में विश्वास करते हैं, और आउटसोर्सिंग जो लो वैल्यू आइटम्स हैं उनको आउटसोर्सिंग करते हैं। तो 53 का इनका ROE है। P भी बहुत रीजनेबल है, 27%। और रिसेंटली अभी इनके पिछले 2 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट हैं, यानी कि अब Q1 और Q2 FY26 वो उतने अच्छे नहीं आए, ख़राब नहीं है रिजल्ट, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ मार्केट देखने की उम्मीद कर रहा था उस तरह की ग्रोथ इनकी सेल्स में नहीं आई और प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आई है। तो इस कंपनी का कुछ प्राइस और पी जो है वो डाउन हुआ है। 3 साल की सेल बहुत ही इंप्रेसिव बढ़ी है, 51%। प्रॉफिट जो है 119% यानी 119% 3 साल का क्यूमुलेटिवली बढ़ा है। इनके प्रमोटर के पास 64% है, FII और DII के पास 3% है, जो ये लगातार पिछले मार्च से अपनी होल्डिंग FII DII दोनों बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक के पास 33% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल मीट्रिसेस इसके हैं। अभी 2 क्वार्टर से इसका भाव में कुछ कमी आई है, नरमी आई है, और उसके फाइनेंशियल और भी रीजनेबल हो गए हैं। लेने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। जब भी आप इस तरह का कोई निर्णय करें तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।